Okay, see, last time Joe, we have seen the trade cycle. That was your chapter number three. But I think the chapter number three, trade cycles, that chapter's PDF I have not shared with you in the Google Classroom. मैंने आपको पीपीटी भेजा हुआ है, मतलब recorded lectures I have sent to you, but as per my knowledge I have not sent you the PDF. So today I will going to send the PDF of that chapter number three, trade cycle, and then chapter number four का भी ये जो PDF है वो भी मैं send कर दूंगी with the recorded lectures and all. Okay. तो देखो आप, इफ़ यू पीपल हैव नोटिस कि गूगल क्लासरूम में कैसे नोट्स दिए जा रहे हैं तुम लोगों को, एक 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 सेक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम टीचिंग यू चैप्टर नंबर थ्री ट्रेड साइकिल, सो ट्रेड साइकिल का जो पीडीएफ है वो एक सेक्शन में रहेगा, और वो चैप्टर से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स हुए हैं वो सारे लेक्चर्स वो एक सेक्शन में रहेंगे। ओके, उसके बाद में फिर से नए से एक पोस्टिंग आएगा। जैसे नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर फोर। तो चैप्टर नंबर फोर इज ऑन द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। सो इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ, जो भी स्टडी मटेरियल रहेगा, जो भी पीपीटी रहेगा, जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे, वो एक सेक्शन में रहेंगे। सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई कि मुझे कहाँ पे कौन सा ये चैप्टर का मुझे कुछ नहीं समझ में आया, तो जब आप थोड़ा रीड करोगे आगे जाके, अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती है, so that you can see, just go through that lecture and you will able to understand what exactly the point is there. Okay, तो आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। तो इसके लिए स्टार्ट वॉचिंग द वीडियोस इफ पॉसिबल, टाइम मिलता है तो ऐसे सुना करो, क्योंकि मतलब देखा करो, एटलीस्ट सुना करो कि क्या हो रहा है करके कैसे, बिकॉज फॉर थियरी आई थिंक जस्ट लिसनिंग इज इम्पॉर्टेंट वन, लेकिन आप ऑब्वियसली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है, मैथ्स से, अकाउंट से, तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा नोट्स, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व किया करो कि कैसे करना है करके। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर फोर। एंड हियर interaction Keynesian, wait, interaction of Keynesian aggregate demand function and aggregate supply function and determination of real income. So what exactly we have to see in this topic, we have to see that what is exactly the aggregate demand, what exactly the aggregate supply, वो दोनों का interaction से how we will going to find out the रियल इनकम एंड उनके डिटर्मिनेंट्स क्या है, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप इट विल नॉट गोइंग टू कम टू यू इन योर एग्जाम, तो ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ओनली टिल दिस पॉइंट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ aggregate demand function, and the same topic you will going to see in your mcom level also. If you are planning to do your mcom after completing your ty baf mcom in accountancy का अगर plan करोगे, so that time also you will going to have economic subject, and in that economic subject again this topic is coming, aggregate demand, aggregate supply, trade cycle, ये सब आता ही है। Okay, now let's start with this introduction. The concept of aggregate demand function and the aggregate supply function are integral part of Keynes theory. According to Keynes, unemployment is due to lack of aggregate demand. Thus, employment can be raised by increasing the level of aggregate demand here. सिर्फ पहले बात तो है कि ये जो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन है और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन है, ये केन्स ने बनाया हुआ थ्योरी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स में आता है। Because whenever the Keynes theory is there, so Keynes always talk about what is exactly the aggregate demand, what exactly the aggregate supply, उससे रिलेटेड कैसे कैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या हो सकता है करके इकोनॉमी में। हिज theory always around these two concept, aggregate demand and aggregate supply. Therefore they are playing very important role in the Keynes theory. और केन्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज ड्यू टू द लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड। यस, वी ऑल नो कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट आता है, उसका रीजन यही रहता है कि डिमांड कम होता है। कमोडिटी का डिमांड, एग्रीगेट डिमांड अगर कम होगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन कम होता है, प्रोडक्शन कम होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम होता है। Okay, and as for that, unemployment will going to increase here. Thus employment can be reached by increasing the level of aggregate demand. Keynes put forward his theory of income and employment in his book General Theory of Employment, Interest and Money, which was published in the year 1936. This point you have to keep for your this semester MCQ. ठीक है, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है कि केन्स का जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये उसने कौन से बुक में पब्लिश किया है। सो इट वाज पब्लिश इन द बुक विच इज द नेम ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और ये बुक कौन से साल में पब्लिश किया गया था? सो इट वाज पब्लिश इन द ईयर 1936।
बाहर हो गया स्टूडेंट आपको। चलो बताओ मुझे, केन्स का जो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, ये उसने कौन से बुक में बताया है? बताओ मुझे। General theory of General theory employment. of employment. हाँ, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, Interest and money. इंटरेस्ट एंड मनी। ये बुक कौन से साल में पब्लिश हुआ है? बताओ। 1936. 1936. Yes, it was in the year 1936. So Keynes in his book provide, 1936. yes, Keynes in his book provided a systematic and realistic analysis of the determinants of income and employment. उसने ये बुक में जो थियरीज वहाँ पे लिखी है, so that theory is basically giving you the clear, systematic and the realistic analysis of the determinants of income and employment. मतलब कैसे इनकम जनरेट होता है, कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आता है। सो ऑल दिस थिंग ही हैज एक्सप्लेन इनटू दिस बुक। ओके, केन्स थियरी इज कॉल्ड जनरल थियरी, ये भी ध्यान में रखो, दिस इज द जनरल थियरी। केन्स थियरी इज कॉल्ड जनरल थियरी because he deals with all levels of employment, full employment, less than full employment and more than full employment। मतलब जनरल, उसको जनरल थियरी क्यों कहा गया है? बिकॉज वो किसी एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। वो मतलब अगर वो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की बात करे तो वो सारे टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट या फिर एम्प्लॉयमेंट की बात करेगा। सो इट कैन बी द फुल एम्प्लॉयमेंट, इट कैन बी द लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट, कैन बी मोर देन फुल एम्प्लॉयमेंट, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज इज जनरल थियरी। His main intention, his main contention is that an economy can be in equilibrium at any level of employment. He tries to prove that full employment, huh, he his main contention is that yes, Noor, हाँ, yes, कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, उसका जो थ्योरी, उसके थ्योरी को जनरल थ्योरी कहा जाता है बिकॉज इज बेसिकली डीलिंग विद ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट और मोर देन फुल एम्प्लॉयमेंट। एंड उसका मेन कंडीशन क्या है, वो क्या इंडिकेट करना चाहता है कि एनी इकोनॉमी कैन बी इन इक्विलिब्रियम एट एनी एम्प्लॉयमेंट लेवल। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ही होना चाहिए, लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, मोर देन फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, एट दैट टाइम ओनली दैट इकोनॉमी कैन बी इन इक्विलिब्रियम। नहीं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं रहता है। इफ द कंट्री इज नॉट हैविंग द फुल एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, but still that country can be in the equilibrium position. This is what his point of view. He tries to prove that the full employment is not the normal future of an advanced capitalist economy, but under employment equilibrium is its normal feature. वो ये बताना चाहता है कि जो भी एडवांस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो वो बहुत डेवलप है। इसका मीनिंग ये है क्या कि वहाँ पे फुल्ली एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है? नहीं, ऐसा नहीं रहता है, उसने कहा है। उल्टा उसने कहा है कि जो फुल्ली एडवांस कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी रहता है उसके अंदर अंडर एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन रहता ही है, कि मतलब सारे रिसोर्सेज को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, ऐसा वाला। ठीक है, तो मतलब वो आपको क्या समझ में आ रहा है इसके? अकॉर्डिंग टू केन्स, केन्स इज नेवर फोकसिंग ऑन द फुल एम्प्लॉयमेंट। केन्स बोल रहा है कि कोई ज़रूरी नहीं रहता है कि किसी भी एडवांस कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं रहता है। इट्स नॉट अ नॉर्म ऑफ फीचर। ओके, सो अकॉर्डिंग टू Keynes, full employment is merely a special case. A special case. Another general aspect of his theory is that it explains inflation as readily as it explains unemployment, because both are the result of the volume of aggregate demand. While unemployment is due to deficiency of demand, inflation is the result of excess demand. Again, case theory is a general theory because it integrates theories of money and value also. तो उसने यहाँ पे क्या कहा है, उसने दो चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट दिया अपने थियरी में, एंड दीज आर लाइक इन्फ्लेशन एंड द एम्प्लॉयमेंट। देखिए, वो क्या बोलता है कि किसी भी कंट्री में ये दो सिचुएशन रह गए कि एक तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट लेना पड़ेगा या फिर उसको इन्फ्लेशन लेना पड़ेगा, लेकिन दोनों के दोनों चीज़ें कहीं पे इम्प्रूव रहेगी, ऐसा होगा ही नहीं। The either country has to face the unemployment level, otherwise country has to face the inflation level, ये उसने कहा है। Okay, an important proposition of Keynesian theory is that the equilibrium level of income and output depends on the economy's aggregate spending on output. If the aggregate spending is not sufficient to call for the level of output,
that requires the employment of all available workers for its production, unemployment will result and the production of the goods and services will fall below its potential. If the aggregate spending is just sufficient, full employment will result and the production reaches its potential. If the aggregate spending is excessive, inflation is result. देखो उसने यहाँ पे आपको एकदम सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है कि एग्रीगेट स्पेंडिंग के अकॉर्डिंग कैसे अपना आउटपुट डिसाइड होता है और आउटपुट के ऊपर कैसे एम्प्लॉयमेंट डिसाइड होता है। उसने क्या कहा अपने थियरी में कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट डिपेंड्स ऑन द एग्रीगेट स्पेंडिंग, मतलब लोगों का कंजम्पशन पैटर्न कैसा है, हाउ पीपल आर स्पेंडिंग ऑन द आउटपुट, उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि कंट्री का मतलब किसी भी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड द आउटपुट। तो उसने किस चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया है, उसने ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया है एग्रीगेट स्पेंडिंग को, मतलब उन्होंने इंपॉर्टेंट दिया है कंजम्पशन को। उन्होंने देखो क्या बताया यहाँ पे, इफ द एग्रीगेट स्पेंडिंग इज नॉट सफिशियंट to call forth the level of output that requires the employment of all available workers for its production. Unemployment will result and the production of the goods and services will fall below its potential. वो बोलता है कि अगर एग्रीगेट स्पेंडिंग, अगर लोग कंजम्पशन नहीं करते हैं, लोग खर्चा नहीं कर रहे हैं, तो खर्चा नहीं करेंगे तो जो मतलब जितना आउटपुट है कंट्री के पास, जितना प्रोडक्शन है, तो वो प्रोडक्शन करे, मतलब वो प्रोडक्शन को यूज करने के लिए पीपल शुड डिमांड दैट कमोडिटीज। लेकिन पीपल डिमांड ही नहीं करेंगे, इट मीन्स दे आर नॉट स्पेंडिंग ऑन दैट कमोडिटी। एंड इफ एग्रीगेट स्पेंडिंग इज नॉट सफिशियंट उसके आउटपुट के अकॉर्डिंग, तो ऑब्वियसली क्या होगा वहाँ पे कि प्रोडक्शन कम होता जाएगा, बिकॉज लोग डिमांड ही नहीं कर रहे कमोडिटी को। डिमांड नहीं कर रहे मतलब वो खर्चा कर ही नहीं रहे, वो जो अपने कंट्री के पास कमोडिटी अवेलेबल है उसके ऊपर वो लोग खर्चा नहीं कर रहे, स्पेंडिंग नहीं कर रहे उसको कंज्यूम करने के लिए। तो वो नहीं होगा तो व्हाट विल गोइंग टू हैपन, द प्रोडक्शन विल नॉट गोइंग टू हैपन अगेन। अगर प्रोडक्शन नहीं किया जाएगा और ज़्यादा, सो देर विल नॉट बी एनी रिक्वायरमेंट ऑफ द लेबर फोर्स ऑल्सो, सो लेबर फोर्स का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सो अगेन द अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन विल गोइंग टू अकर हियर। So what is it trying to say here? Aggregate spending is very important, and if aggregate spending is not sufficient, then definitely it will going to result into the unemployment। और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उसका जो कैपेसिटी है, अपना ही कंट्री के पास जो कैपेसिटी की हम लोग मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो शायद हम करेंगे ही नहीं। यू ऑल एग्री विथ मी स्टूडेंट? ये आपको कनेक्शन सब समझ में आ रहा है? ये सर नो, Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. स्पेंड नहीं कर रहे हम लोग कंजम्पशन के ऊपर तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा इसका इंडिकेशन ये होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा। अनएम्प्लॉयमेंट आ गया मतलब इसका इंडिकेशन और एक होता है कि जो रिसोर्सेज अपने पास अवेलेबल है कि जिसके वजह से हम लोग और ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज कर सकते हैं, वो हम लोग करेंगे ही नहीं। सो देर विल नॉट बी एनी फुल एम्प्लॉयमेंट। वी कैन नॉट ऑलवेज से फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब लेबर फोर्स का ही एम्प्लॉयमेंट है, ऐसा नहीं रहता। ये पहले आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करो। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या रहता है कि वॉट एवर रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन द इकोनॉमी दैट वी शुड यूटिलाइज। अब ये बोले कि मैम रिसोर्सेज मतलब क्या रहेगा, रिसोर्सेज इट मीन्स वी कैन से द लैंड, वी कैन से द कैपिटल, वी कैन से द लेबर। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेनर इज अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये लैंड को, लैंड है अवेलेबल तो उसको यूटिलाइज करो प्रोडक्शन करने के लिए। अगर अपने पास लेबर है तो उसको यूटिलाइज करो, तुम्हारे पास कैपिटल है तो वैसा इन्वेस्टमेंट करो, एंटरप्रेन्योर स्किल है तो उनको यूटिलाइज करो, उनके नॉलेज को। बट as if the production will not going to happen because people are not demanding, so we will not going to utilize any kind of these resources, so the country will not going to come at the full employment level also. So therefore we are saying if the aggregate spending is not sufficient then the unemployment will going to occur। दूसरा उन्होंने उल्टा केस दिया है कि अगर एग्रीगेट स्पेंडिंग अच्छा है, अगर हम लोग कंजम्पशन करते हैं, बहुत ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो उसके वजह से क्या होगा कि प्रोडक्शन भी वहाँ पे ज़्यादा होता रहेगा, है ना? यू आर राइट, मतलब आर यू गेटिंग मी? अगर हम लोग कंजम्पशन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। क्यों प्रोडक्शन ज़्यादा होगा? बिकॉज लोग डिमांड करें तुम्हारे कमोडिटी को। सो एज पीपल आर डिमांडिंग यू नीड टू हैव अ मोर प्रोडक्शन, तो तुम्हारा प्रोडक्शन एक पोटेंशियल लेवल पे आ जाएगा। सो प्रोडक्शन एज इट विल गोइंग टू इंक्रीज, so what will going to happen, the employment level will going to improve here, you people will going to get the full employment। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, दैट फुल एम्प्लॉयमेंट विल बी देयर, लेकिन अगर एग्रीगेट स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा हो गया मतलब लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करने लगे, बट
फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन आ गया, मतलब तुम लोगों ने सारे रिसोर्सेज को यूज कर लिया है, अभी उससे ज्यादा तुम लोग प्रोडक्शन कर ही नहीं पाओगे। एंड एज यू कैन नॉट डू मोर प्रोडक्शन, but the demand for your commodity is more, but supply of commodity is very less. So at that time what will going to happen with the prices, student? बताओ मुझे। डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, तो कमोडिटी का प्राइजेस के साथ क्या होगा? प्राइजेस बढ़ेंगे या कम हो गए? बताओ। बढ़ेंगे। यस, प्राइस। Prices are करेंगे। increases. Yes, prices will going to increase. So as the prices will going to increase, it means what happen? Inflation will going to occur in the economy. तो आपको क्या समझे इसके अंदर, कि अगर कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट तो आ गया, मतलब अच्छा सिचुएशन आ गया ना इकोनॉमी में, कि चलो सारे लोग सारे रिसोर्सेज को हम लोगों ने एम्प्लॉयड किया है, उसको यूज कर रहे हैं, प्रोडक्शन भी अच्छा खासा हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया? यहाँ पे इन्फ्लेशन आ गया। आर यू गेटिंग मी? तो इसके लिए केन्स क्या कंसिडर कर रहा है? केन्स इज सेइंग दैट इफ एनी इकोनॉमी cannot get at the same time full employment and the lower prices, the country has or we can say the stable prices, the country or the economy has to face any one of the challenges. Either they have to face the unemployment level, or else they have to face the inflation level. Okay, so it is important to note that while the classical economists were more concerned with the long run equilibrium, Keynes attached greater importance to the short run equilibrium. Thus, he assumed that the amount of capital, population, technology, etc., do not change in the short run. Hence, according to him, in the short run, the income and the output depend on the volume of employment and the level of employment on the aggregate demand, that is on the aggregate spending. तो आप लोग ये ध्यान में रखो that why when the Keynes is saying this thing, कि कंट्री को किसी एक प्रॉब्लम, एक चैलेंजेस को अपने पास रखना ही पड़ता है, आइदर इन्फ्लेशन और द अनएम्प्लॉयमेंट। सो वो केन जो ये बात कर रहा है, द केन्स इज ओनली टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, ये ध्यान में दो आप लोग, ठीक है? वो शॉर्ट रन के बारे में ही बात कर रहा है कि शॉर्ट रन में ऐसा होगा। वाई शॉर्ट रन मतलब क्या होता है? लेस देन 5 ईयर, और सॉरी लेस देन 1 ईयर, मतलब इमीडिएटली ना पॉपुलेशन में चेंजेस होते हैं, ना टेक्नोलॉजी में चेंजेस होते हैं, ना कैपिटल में ज़्यादा चेंजेस होते हैं। ओके, सो इमीडिएटली वी कैन नॉट चेंज इन आवर रिसोर्सेज ना, तो एज पर द अवेलेबल रिसोर्सेज हम लोग को वो सिचुएशन आता है। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है? वी कैन चेंज द रिसोर्सेज, वी कैन चेंज लाइक पॉपुलेशन में गोइंग टू इंक्रीज, वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, उसके बाद में टेक्नोलॉजी कुछ नया आ जाएगा, देन अगेन यू पीपल विल एबल टू हैव मोर कैपिटल फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। तो ये लॉन्ग रन में चेंजेस हो सकते हैं। सो लॉन्ग रन में इकोनॉमी को ऐसा नहीं रहता है कि किसी एक चैलेंजेस को हमेशा रखना पड़ता है अपने पास, लेकिन हाँ फॉर द शॉर्ट रन दैट इकोनॉमी हैज टू फेस एनी वन चैलेंजेस। अच्छा ठीक है, चलो अभी इतना यहाँ तक समझा कि आपको स्टूडेंट, ये समझा आपको कि व्हाट इज, Yes, sir. है ना, कि कंजम्पशन की Yes, वजह ma'am. से कैसे प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इन्फ्लेशन क्यों आता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। इफ यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट कि वाई अनएम्प्लॉयमेंट और द फुल एम्प्लॉयमेंट इज अराइजिंग, वाई द इन्फ्लेशन इज अराइजिंग, देन अगर ये आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका आगे का भी क्लियर हो जाएगा। Okay, now let's talk about the aggregate demand function now. So, Keynesian concept of aggregate demand function. The aggregate demand function refers to the amount of money, ध्यान दो हाँ, it refers to the amount of money which the entrepreneur expect to receive from the sale of output produced at a particular level of employment. क्या समझा आपको? मतलब अकॉर्डिंग टू केन्स एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन क्या है? सो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन मतलब ये है कि जो एंटरप्रेन्योर है उसने जो प्रोडक्शन किया है, तो वो प्रोडक्शन के थ्रू वो कितना अमाउंट एक्सपेक्ट करता है कि उसको मिलना चाहिए एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फिर से एक बार, see, it refers to the amount of money which the entrepreneur expect to receive। देखो एंटरप्रेन्योर एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको एक अमाउंट ऑफ मनी मिलना चाहिए, लेकिन किसके थ्रू? फ्रॉम द सेल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसने जितने रिसोर्सेज यूज किए, मतलब जितने रिसोर्सेज उसने एम्प्लॉयड किए, वो रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग जितना प्रोडक्शन हुआ है, वो प्रोडक्शन को सेल करने के बाद में वो कितना अमाउंट एक्सपेक्ट करता है। सो दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज योर एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट?
समझा आपको? यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड मतलब डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है क्या? एग्रीगेट डिमांड फंक्शन मतलब डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है क्या यहाँ पे? बोलो मुझे। ये है ना, वो वैसी वाली बात नहीं हो रही है। हम लोग यहाँ पे डिमांड फॉर गुड्स एंड, एम्प्लॉयमेंट। हाँ हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और उसके थ्रू कितना पैसा आता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो इन एग्रीगेट डिमांड फंक्शन वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टिंग अमाउंट ऑफ मनी की बात करें कि एक एंटरप्रेन्योर कितना एक्सपेक्ट करता है एक उसके जो भी प्रोडक्शन लेवल पे उसने जो भी आउट इनपुट को यूटिलाइज किया है या फिर रिसोर्सेज को यूज़ किया है, तो उसके अकॉर्डिंग वो कितना एक्सपेक्ट करता है आफ्टर द सेल ऑफ दैट प्रोडक्शन। मतलब मेरे पास एक सर्टेन कमोडिटी का प्रोडक्शन है, ये कमोडिटी जब मैं सेल करूँगा तो मुझे कितना अमाउंट मिलना चाहिए, जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, सो दैट इज कॉल्ड एज योर एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। अभी क्लियर हुआ? यस। यस मैम। ठीक है, then the aggregate demand curve or we can say the aggregate demand function as Keynes call it is a schedule of the proceed expected from the sale of output resulting from varying amount of employment। देखो उसने कहा है कि एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और वी कैन से द एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या इंडिकेट करता है। सो ये बेसिकली ये शेड्यूल है। शेड्यूल मतलब क्या चीज़ों को दिखाता है ये, एक तो ये दिखा रहा है एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और एक दिखा रहा है आउटपुट दैट इज योर रियल इनकम। तो यहाँ पे वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जितना मतलब ये एग्रीगेट डिमांड फंक्शन दिखाते कि कितना अमाउंट वो एक्सपेक्ट कर रहा है। हाँ, ये जो कर्व है ना वो इंडिकेट कर रहा है कितना अमाउंट वो एक्सपेक्ट कर रहा है। और ये जो आउटपुट है मतलब अगर इतना आउटपुट, वेट लेट मी यूज द पेन हियर। पेन किधर है, ड्रॉ। ओके हाँ, अगर सपोज आउटपुट मतलब उसका जो प्रोडक्शन है वो यहाँ तक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो कितना अमाउंट ऑफ मनी एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर उसका प्रोडक्शन बढ़ गया तो उसके अकॉर्डिंग वो कितना अमाउंट ऑफ मनी एक्सपेक्ट कर रहा है। सो दिस वे एज एज ही इज प्रोड्यूसिंग द मोर एंड मोर आउटपुट, एज इज प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर रिसोर्सेज, तो उसके अकॉर्डिंग वो कितना अमाउंट एक्सपेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड योर एग्रीगेट डिमांड फंक्शन हियर। इज दिस क्लियर टू यू स्टूडेंट? ये समझा आपको? ठीक है, इसका यस डायग्राम यस मैम। नेक्स्ट देख। अभी नेक्स्ट उन्होंने क्या, इट स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये जो है इट इज स्लोपिंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड बिकॉज as the level of output and the income increases aggregate demand tend to rise। जैसे लेवल ऑफ आउटपुट, जैसे वो रिसोर्सेज को ज़्यादा मतलब वहाँ पे रॉ मटेरियल को ज़्यादा यूज़ करता जाएगा, उसके हिसाब से ज़्यादा प्रोडक्शन करता जाएगा, so he will go that aggregate demand function will going to increase here। However, when income increases, people tends people tend to spend a smaller proportion of their income on the consumption goods। देखो उन्होंने क्या कहा, आउटपुट मतलब क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि उसने यहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स को यूज़ किया है मतलब फैक्ट्रीज ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ किया, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे आउटपुट भी है। तो आप लोग बोलेंगे मैम लेकिन आउटपुट और रियल इनकम को उसने क्यों एक साथ दिया है? सो यहाँ पे वो एक साथ दो चीज़ों की बात कर रहे हैं। एक तो कि प्रोडक्शन बढ़ गया है और प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से लोगों के पास का जो इनकम है वो बढ़ रहा है। आर यू गेटिंग मी स्टूडेंट? ये क्या पॉइंट इंडिकेट कर रहा है, आउटपुट इंटू ब्रैकेट रियल इनकम। समझ में आ रहा है आपको? प्रोडक्शन बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग रियल इनकम बढ़ रहा है, मतलब लोगों के पास इनकम बढ़ रहा है। अभी आप लोग मुझे बताओ कि प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग लोगों के पास इनकम क्यों बढ़ेगा? बताओ, कैन एनीवन टेल मी हियर? अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो लोगों के पास इनकम क्यों लेबर बढ़ेगा? एम्प्लॉयमेंट आर। हाँ, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो रहा है ना, एज पर द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पीपल आर स्टार्टेड गेटिंग द इनकम, उनके पास जो इनकम है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जैसे आउटपुट बढ़ता जा रहा है, तुम्हारा जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है इट इज स्लोपिंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेकिन और एक टेंडेंसी रहता है कि चलो तुम लोगों का इनकम बहुत बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, और जो भी बेसिक नेसेसिटीज थे, जो भी आपका रिक्वायरमेंट था, वो ऑलमोस्ट एक सर्टेन टाइम के बाद फुलफिल हो जाता है। तो तभी तुम लोग क्या करते हैं कि सैलरी इतना बढ़ा हुआ रहता है कि जैसे पहले कैसे रहता था कि चलो 2,000 का सैलरी है, तो 2,000 का पूरा खर्चा हो जाता था। अभी 5,000 हो गया
सो अभी 2,000 मतलब में पूरा सैलरी तो खर्चा नहीं होता है, लेकिन 2,000 से वो 2,500 तक बढ़ गया, मतलब अपना एक्सपेंडिचर बढ़ गया। सो व्हाट इज दैट इंडिकेटिंग, जैसे अपना इनकम बढ़ता जाता है तो अपना कंजम्पशन का जो रेशियो है वो उसके अकॉर्डिंग उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है। मतलब अगर सैलरी आपका 50% बढ़ गया तो आप कंजम्पशन भी 50% बढ़ाओगे, कोई ज़रूरी नहीं रहता है। योर कंजम्पशन विल गोइंग टू इंक्रीज बाय ओनली 5%। तो यहाँ पे वो जो डिफरेंसेस आता है, सो व्हाट इज द इंडिकेटिंग यार, आप देखोगे कि ये जो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन कर्व है, ये एक सर्टन टाइम तक अपवर्ड स्लोपिंग है, उसके बाद में ये थोड़ा सा नीचे झुकता हुआ है। सो दैट इज लिटिल बिट एट अ डिमिनिशिंग रेट। सो डिमिनिशिंग रेट मतलब वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि आफ्टर अ सर्टन टाइम द पीपल विल नॉट गोइंग टू कंज्यूम अ मैक्सिमम कमोडिटी। ठीक है, as people will not going to consume a maximum commodity, so therefore your aggregate demand function will going to diminish here, आपका यहाँ पे रेट जो है कम होता जाएगा। ओके, hence the slope of the aggregate demand curve diminishes as the income increases। so जैसे जैसे इनकम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड फंक्शन कर्व जो है वो यहाँ पे नीचे स्लोप होता जाएगा। Okay, see, I'm just reading whatever explanation they have given here. The aggregate demand function it slopes upward from left to right because as the level of output and income increases, aggregate demand function tends to rise. However, when income increases, people tend to spend a smaller proportion of their income on consumption goods. Thus, as output and income increases, aggregate demand function rises but at a diminishing rate. Hence, the slope of the aggregate demand curve diminishes as the income increases. So, जैसे लोगों का इनकम बढ़ता जाएगा तो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन डिमिनिश होता जाएगा। यहाँ तक समझा स्टूडेंट आपको? यस, यस मैम। ओके। नेक्स्ट है एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, देखते हैं हम अगर हम लोग एग्रीगेट सप्लाई कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं। 8 minutes आर शोइंग, आई थिंक वी कैन कंप्लीट। सी, व्हेन द एंटरप्रेन्योर सब एम्प्लॉय, देखो पहली बात तो ये है कि एग्रीगेट डिमांड में आपको ध्यान देना है कि एग्रीगेट डिमांड में जो प्रोड्यूसर रहता है वो एक प्रोडक्शन करने के बाद में एक्सपेक्ट करता है कि जब ये प्रोडक्शन को मैं सेल करूँगा तो मुझे कितना अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा। दैट इज हिज एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। ओके, अभी हम लोग बात करें एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। When the entrepreneurs employ certain amount of labor, they incur some cost of production. Thus, each level of output and the employment involves a certain money cost of production, including normal profit which the entrepreneur must recover. ठीक है, हाँ ये तो सबको पता है कि जनरली क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर को अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, रॉ मटेरियल्स को यूज़ करना पड़ता है। तो अगर उसने एक लेबर को भी हायर किया और किसी एक लेबर को हायर किया या फिर कुछ रॉ मटेरियल थोड़ा वो खरीद के लेके आया, तो उसका वहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ने वाला है करके। ओके, सो देर विल बी इंक्रीज इन द मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट तो होता ही है, खर्चा तो है, लेकिन साइड बाय साइड एक एंटरप्रेन्योर को अगर सक्सेसफुल रहना है तो उसको कम से कम नॉर्मल प्रॉफिट को भी कवर करना आना चाहिए। ओके, तो ये आपको आप लोग ध्यान में रखो कि जैसे वो प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी उसका बढ़ता जाएगा, ये ध्यान में रखो। ठीक है, हेंस अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोसीड, यहाँ पे मिनिमम वर्ड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। ठीक है, हेंस अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोसीड विल बी नेसेसरी to induce employers to provide any given amount of output and the employment. These minimum proceeds arising from the sale of output resulting from a given amount of employment are called the aggregate supply price of that amount of output and the employment. Thus, aggregate supply price or aggregate supply function is the, देखो अभी ये मीनिंग स्टार्ट हुआ, aggregate supply function is the total amount of money which all the entrepreneurs in the economy must receive from the sale of output produced by any given level of output and the employment. If they do not receive the minimum receipts, they will reduce the output and employment. अभी आपको दोनों में क्या डिफरेंसेस लगा, अभी आप लोग मुझे समझाओ। एग्रीगेट डिमांड में भी यही मीनिंग था कि वहाँ पे भी एंटरप्रेन्योर अमाउंट ऑफ मनी वो एक्सपेक्ट कर रहा था आफ्टर द सेल ऑफ आउटपुट, और एग्रीगेट सप्लाई में भी वो वही कर रहा है कि अमाउंट ऑफ मनी एक्सपेक्ट कर रहा है आफ्टर द सेल ऑफ आउटपुट। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंसेस लगा आपको, एक्सप्लेनेशन के टाइम पे दोनों में क्या डिफरेंसेस लगा स्टूडेंट? यस,
एग्रीगेट डिमांड में भी अमाउंट ऑफ मनी था, एग्रीगेट सप्लाई में भी अमाउंट ऑफ मनी है। एग्रीगेट डिमांड में भी आफ्टर सेलिंग द आउटपुट एंटरप्रेन्योर क्या एक्सपेक्ट करता है उसके बारे में लिखा है। और एग्रीगेट सप्लाई में भी हाँ, एग्रीगेट सप्लाई में भी अमाउंट ऑफ मनी की बात हो रही है जो आफ्टर द सेल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंसेस है बताओ मुझे। मैम वो डिमांड का, ये सप्लाई। नहीं वो करेक्ट है, लेकिन मीनिंग देते वक्त तो ये जो ऑथर है, जो केन्स है, दोनों ने मीनिंग देते वक्त तो ये दो कॉन्सेप्ट को ही यूज किया, अमाउंट ऑफ मनी एंटरप्रेन्योर एक्सपेक्टिंग आफ्टर द सेल ऑफ आउटपुट। तो दोनों में भी सेम है, लेकिन फिर सप्लाई में क्या डिफरेंसेस है फिर, जो डिमांड में नहीं है जो सप्लाई में है वो क्या डिफरेंसेस है, मीनिंग के इसमें बताओ। तो यहाँ पे डिफरेंसेस क्या है, ही इज एक्सपेक्टिंग द मिनिमम अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे वो मिनिमम एक्सपेक्ट करता है कि मैंने जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किया है ना, एटलीस्ट मेरा उसके साथ में थोड़ा बहुत नॉर्मल प्रॉफिट वो सब कवर करके मुझे अमाउंट ऑफ मनी मिलना चाहिए। ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन एग्रीगेट डिमांड में क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड में जो एंटरप्रेन्योर है ही इज नॉट एक्सपेक्टिंग द मिनिमम वन। ठीक है, वो खुद से अजम्पशन लगाता है कि मुझे कितना मिलना चाहिए करके। सो ही इज नॉट एक्सपेक्टिंग देयर कि मुझे मिनिमम कितना मिलना चाहिए। लेकिन एग्रीगेट सप्लाई में वो मिनिमम के बात करते हैं कि कम से कम इतना तो मिलना ही चाहिए। अगर उतना नहीं मिलता है सो लाइक देयर आर चांसेस ही मे गोइंग टू रिड्यूस द प्रोडक्शन लेवल। आर यू गेटिंग मी स्टूडेंट, दोनों का डिफरेंस क्या है करके समझ में आ रहा है आपको। यस मैम। ठीक है, बिकॉज सप्लाई में वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात ज्यादा कर रहा है कि खर्चा कितना हो रहा है, खर्चा के अकॉर्डिंग मुझे कितना कवर अप होना चाहिए। लेकिन एग्रीगेट डिमांड में वो वैसे खर्चे की बात नहीं कर रहा है। एग्रीगेट डिमांड में वो बोल रहा है मैंने इतने रिसोर्सेज यूटिलाइज किए तो मुझे वहाँ पे इतना तो एटलीस्ट वो मुझे उतना तो मिलना चाहिए करके। लेकिन इज नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और मिनिमम अमाउंट इज एक्सपेक्टिंग। बट व्हेन ही विल टॉक अबाउट द एग्रीगेट सप्लाई तो वो सप्लाई किस पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा, अगर उसको वो मिनिमम रिसिप्ट मिलेगा देन ओनली ही विल गोइंग टू डू द सप्लाई। अगर उसको मिनिमम रिसिप्ट नहीं मिलेगा तो वो प्रोडक्शन भी नहीं करेगा। ओके, आर यू गेटिंग द डिफरेंस हियर? यस स्टूडेंट, Anish, Yes, Sharma, ma'am. Ma'am. Gulakshita. Yeah, okay. See, now next one here, the aggregate supply curve or the aggregate supply function is a schedule of, देखो, is a schedule of minimum amount of proceed required to induce entrepreneur to provide varying amounts of output and employment. In other words, aggregate supply curve shows the cost of products producing any given level of output, that is the minimum receipt which must be obtained if that level of output is to be if that level of output is to be obtained। ठीक है, मतलब उन्होंने कहा है कि मिनिमम खर्चा कितना होना चाहिए इसके बारे में उसने ज़्यादा ध्यान दिया, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में ज़्यादा ध्यान दिया। देखो, जो हमारा एग्रीगेट डिमांड फंक्शन था वो सीधा ये पॉइंट पे आ रहा था एंड इट वाज अपवर्ड स्लोपिंग था। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अभी जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है इट इज ऑल्सो स्लोपिंग अपवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, ये भी अपवर्ड ही स्लोप हो रहा है, लेफ्ट टू राइट ही हो रहा है। बट इट इज द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग इट्स इन द बिगिनिंग इट राइजेस स्लोली एंड देन रैपिडली। लेकिन शुरुआत में वो कैसे हो रहा है, स्लोली स्लोली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन लास्ट में वो रैपिडली मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एग्रीगेट डिमांड फंक्शन में कैसा था, स्टार्टिंग से ही वो इंक्रीज में था लेकिन स्लोली स्लोली वो कम होता गया। ये दोनों में डिफरेंसेस है। The shape of the curve depends on the technical condition of production. That is, the extent to which an addition to output and employment increases the cost. If you assume this technical condition as given, three important points about the supply curve. देखो ये टेक्निकल कंडीशन के बारे में उसने कहा है। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो अगर हम लोग है ना, अभी आप लोग मुझे एक बताओ कि अगर मैं एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करती हूँ और मैं दूसरा सिचुएशन है कि मैं एक साथ बहुत सारे कमोडिटी को प्रोड्यूस करती हूँ, तो मुझे बताओ कि पर कमोडिटी को बनाने के लिए खर्चा सबसे ज़्यादा कहाँ पे आएगा, पर कमोडिटी को बनाने के लिए। एक में मैं बहुत कम कमोडिटी को बना रही हूँ और एक में मैं बहुत ज़्यादा कमोडिटी को एक साथ बना रही हूँ, तो वो दोनों में से मुझे एक पर मतलब एवरेज पर कमोडिटी के ऊपर खर्चा किस में कम आएगा, जब मैं एकदम बल्क में प्रोडक्शन करती हूँ तभी, या जब मैं थोड़ा सा प्रोडक्शन करती हूँ तभी। जब बल्क में करेंगे तो।
हाँ बल्क प्रोडक्शन में। यस, जब हम लोग बल्क में करते हैं तभी हमें कम खर्चा आता है। ओके, सो थोड़ा और उसका डिटेलिंग में मैं आपको बताऊंगी, बट आई विल गोइंग टू सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, बिकॉज हम लोग को आगे का भी देखना है इंटरेक्शन का। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में ही कंटिन्यू करेंगे। अभी अभी शो लेस देन 1 मिनट टिल दैट टाइम।